हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, ये चैनल अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बहुत ये जो शिक्षण की सामग्री है वो और बच्चों तक भी पहुंच सके और वो भी उसका लाभ उठा सके। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपने रेशों से वश तक के लिए कि भेड़ों के रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके जो विभिन्न चरण है उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों, और निश्चित आपको समझ में आएगा। तो इसके चरण में हम देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहला आता है भेड़ों के बालों की कटाई यानी कि शेयरिंग। दूसरा अभिमार्जन यानी कि स्कोरिंग। तीसरे नंबर पे आता है छटाई, शॉर्टिंग। और चौथे नंबर पर कताई यानी स्पिनिंग। और पांचवें नंबर पर रंगाई, डाइंग। और फिर ऊनी धागा बनाना। ये 6 जो चरण हैं, जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप्सों से गुजरने के बाद जो भेड़ से जो है ऊन यानी धागा बनाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम बच्चों देख लेते हैं कि किस तरीके से भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है। यहाँ पर इसमें देखिए, जब भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो उनके शरीर से जो ऊन उतारने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है कटाई। इसमें बच्चों, जब ये जो कटाई का काम होता है अधिकतर उस मौसम में होता है जब उनको उस ऊनों यानी जो बाल है उनकी जरूरत कम होती है, यानी कि गर्मियों के मौसम में, तब उसकी ये काम किया जाता है। और ये जो ये काम है और क्योंकि हम जानते हैं कि जानवरों को भी मौसम से सुरक्षा होनी चाहिए, यानी कि आवरण होना चाहिए, तो उसी समय ये काम होता है कि जब उनको उस आवरण की आवश्यकता ना हो। यहाँ पर कि ये काम जो है मशीनों के द्वारा भी करते हैं और पहले ये काम हाथ से भी होता था। त्वचा की ऊपरी परत मृत कोशिकाओं की बनी होने के कारण बाल उतारने पर दर्द नहीं होता। यानी जब इनके बाल उतारे जाते हैं तो उन्हें दर्द क्यों नहीं होता? इसीलिए क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं त्वचा की ऊपरी वाली, वो मृत कोशिकाएं होती हैं। बच्चों, क्या आप ये बता सकते हैं कि जब हम नाखून हमारे काटे जाते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता, या हमारे जब बाल काटे जाते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता? यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है क्योंकि मृत कोशिकाओं की ऊपरी परत बनी हुई होती है। बच्चों, यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये शेयरिंग यानी कि कटाई हो रही है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि यहाँ पर देखिए भेड़ को किस तरीके से यहाँ पर मशीन की कटाई हो रही, सारे बालों को इस पर घनी वृद्धि हो चुकी है और बालों को निकाला जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से एक भेड़ से काफी मात्रा में ये इसके बाल उतारे जाते हैं और जिनका ये व्यवसाय होता है वो उससे उसका वो प्रॉफिट भी लेते हैं। किस तरीके से देखिए, पूरा इस तरीके से लग रहा है कि जैसे सारे बाल उतार दिए गए हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं अभिमार्जन यानी कि स्कोरिंग किस तरीके से होती है। बाल कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में अच्छी तरह से धोना, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए, ये प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। क्योंकि जो ऊन भेड़ों से उतारी जाती है वो काफी गंदी होती है, धूल गर्द सब लगी होती है, और उसको उसमें किस तरीके से साफ किया जाता है ये कहलाता है हमारा अभिमार्जन। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो ऊन इकट्ठा करके जो आई थी बोरों में वो यहाँ पर सब इकट्ठा की जा रही है, सब पूरी देखिए किस मात्रा में इकट्ठा। फिर यहाँ पर इसको ऊन को जो गट्ठर बने हुए थे छोटे छोटे में अलग अलग किया जाता है, तोड़ा जाता है। ये देखिए इस तरीके से किस तरह अलग हो रही है ऊन को, सब पूरी अलग कर ली जाएगी। इसके बाद देखने में ये इस तरीके से गंदी लगती है जब ये आई हुई होती है, फिर उसको अलग कर लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से ये जा रही हो और गर्म पानी में इसको जो है धोया जाता है। इस पूरी ऊन को इस तरीके से धोते जाते हैं और तब तक धोते रहे, धोने की प्रक्रिया चलती है जब तक कि साफ पानी नहीं निकलने लगता है। और ये प्रक्रिया बराबर देखिए किस तरीके से हो रही है, आप अच्छे से इसको समझ रहे होंगे, बराबर धोई जा रही है ये। अब जब इसको धो लेते हैं तब इसको अब ये ड्रायर में डाली जाती है। पूरी ऊन देखिए कितने साफ हो गई है और ये पूरी ऊन जो यहाँ पर ड्रायर में सुखाई जाती है। सूखने के बाद इस तरीके से ये पूरी व्हाइट हो जाती है। देखिए इसके किस तरीके से पड़ते पड़ते सूखने के बाद निकल रही है। और ये पूरी ऊन जब यहाँ पर निकल जाती है, ये देखिए किस तरीके से निकाली जा रही है, और फिर इसके बाद इसको बड़ी बड़ी मशीनों में इकट्ठा करते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर भी सुखा ली जाती है थोड़ी, और फिर इसके इस तरीके से मशीनों की हेल्प से ही इसके देखिए कैसे ये गट्ठर बना दिए गए, और ये गट्ठर अब आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिए जाते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है शॉर्टिंग। किस तरीके से हम जो हमारे पास ऊन भेजी गई थी गट्ठर बना के उसकी शॉर्टिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों कि अच्छे रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई और हल्केपन के आधार पर अलग अलग करना। उसके बाद ये काम हाथों से या मशीनों से भी
किया जाता है। यहाँ पर देखिए जो ऊन आई है गट्ठर में बनकर, साफ होकर, धुलकर, अब यहाँ पर कैसे हाथों से अलग अलग की जा रही है। यहाँ पर यह हाथ का काम हो रहा है, सब मिलकर इसको अलग अलग कर रहे हैं। अगला प्रोसेस हमारा आ जाता है कताई यानी कि स्पिनिंग। अब कताई किस तरीके से होती है, जो हमें रेशे प्राप्त हुए थे उनको सुखा लिया जाता है और जो रेशे होते छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम चरखा चलाकर वो करते थे, धागा बुना जाता था। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये ऊन जो हमने छाटी थी यहाँ पर लगाई जा रही है और इस तरीके से धागा बुनने की प्रक्रिया चालू की जा रही है। यहाँ हाथ से काम यहाँ पर हो रहा है और ये काम लगातार। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई छोटा या वैसा धागा आ जाता है तो इसको हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, ये इस तरीके से अलग कर देते हैं और फिर ये पूरा जो है धागा यहाँ पर अच्छे से उनको जो है कताई उसकी की जाती है। धागे की प्राप्त जो रेशे हमें मिले उसकी कताई हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। ऊनी धागा बनाना। ऊनी धागा यानी यार्न मेकिंग किस तरीके से होती है, उलझे हुए जो रेशे जो हमने अभी यहाँ पे पीछे कताई की थी, जो रेशे उलझ जाते हैं उनको सुलझाना और लपेट कर उनसे धागा बनाना। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की बुनाई वाले ऊन को प्राप्त करना। अब किस तरीके से होता है यहाँ पर देखिए कि जो हमारे छोटे छोटे, अभी आपने पिछली वीडियो में उसमें देखा था कि किस तरीके से उनको अलग कर लेते हैं, हम ऊनी वस्त्रों को उनसे बुनते हैं। अब यहाँ पर देखिए चरखे की तरह यहाँ पर भी ऊनी धागा बनाया जा रहा है। किस तरीके से, आप बहुत अच्छे से देखिए बच्चों, किस तरीके से ये जैसे गांधी जी चरखा चलाते थे और धागा बुनते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी ऊनी धागा बुना जा रहा है हाथ से और ये काम बहुत अच्छे से किया जाता है बच्चों। अब आगे चलते हैं रंगाई। रंगाई में देखते हैं बच्चों किस तरीके से, चूंकि जो ऊन हमें मिलती है वो अगर एक ही रंग की है, सफेद है या हल्की मटमैली टाइप की है, लेकिन हमें जो स्वेटर बाजार में तो विभिन्न रंगों के मिलते हैं, तो विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की रंगाई की जाती है। और इस प्रक्रिया में रंग बिरंगे ऊनी रेशे जब उलझ जाते हैं आपस में तो क्या होता है, फिर उनको सुलझाकर फिर आगे का काम किया जाता है। ये देखिए बच्चों, जो ऊन हमें, जो धागा हमने जो भी बुना था, यार्न मेकिंग की थी, उसको इन बड़े बड़े पाइपों पे के ऊपर चढ़ाकर देखिए किस तरीके से चढ़ा दी जाती है एक सारी उस साथ में ऊन, और फिर इसका जो है यहाँ पर देखिए धुली जा गई। और यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस पे सफेद रंग चढ़ाते हैं। पूरी ऊन को सफेद रंग में पहले हम इसको कलर कर लेते हैं, डाई कर लेते हैं पूरे। देखिए किस तरीके से सफेद ऊन बनाई जा रही है, बराबर इसमें गर्म और ठंडा पानी चलता रहता है और इस तरीके से ये पूरे तरीके से सफेद में कन्वर्ट की जा रही है। यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, कलर हमें करना होता है। सफेद ऊन जो होती है उसको सुखाकर फिर यहाँ पर हम कलर करते हैं। जिस भी रंग में हमें इसको करना होता है वो रंग देखिए नीचे गट्ठर जो बने हुए हैं उसको हम हटाते नहीं, वहीं से कलरिंग हम विभिन्न रंगों में करते जाते हैं। देखिए धागा भी उलझा हुआ है लेकिन बाद में हम इसको सुखा लेते हैं। जिस कलर की ऊन हमें चाहिए होता है वो कलर करके हम इसको फिर अलग करते हैं। अब बच्चों हम कुछ और ऐसी बातें यहाँ पर सीखेंगे कि जैसे ये व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, जो ये काम करते हैं, उनको एक रोग हो जाता है सोर्टर्स रोग। देखते हैं ये सोर्टर्स रोग क्या है। रेशों की छटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु, कौन सा जीवाणु, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं और कुछ समय बाद एक घातक रुधिर रोग सोर्टर्स रोग हो जाता है। ये देखिए सोर्टर्स रोग यहाँ पर किस तरीके से हाथ में हो गया और इसमें एक में कई कई उंगलियों में, चेहरे पे इस तरीके से हो जाता है ये रोग और कभी बहुत ही घातक हो जाता है। कारीगरों द्वारा इस प्रकार के जोखिम को झेलना व्यवसायिक संकट कहलाता है। व्यवसायिक संकट का मतलब ये है कि जब हम कोई भी व्यवसाय करते हैं, कोई भी अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसमें लाभ और हानि दोनों होता है। तो यानी जो भी जोखिम उठाते हैं, जो भी हमारे अंदर जो हानि होती है, चाहे हमारे शारीरिक हानि हो या आर्थिक, वो कहलाती है व्यवसायिक संकट। अब देख लेते हैं कि भेड़ों की संख्या के आधार पर भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। तीसरे नंबर पर भारत आता है जहां पर भेड़ें की जो संख्या है वो है। फिर गुणवत्ता की दृष्टि से न्यूजीलैंड में मेरिनो भेड़ों को का सबसे अच्छा ऊन प्राप्त किया जाता है। जो क्वालिटी सबसे अच्छी जो होती है वो न्यूजीलैंड की जो मेरिनो भेड़ होती है उसकी सबसे अच्छी ऊन हमें मिलती है। बच्चों इस प्रोसेस को फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर टू वूल किस प्रकार होता है। सबसे पहले शेयरिंग, जहां पर उनको हम जो है भेड़ों से उतारते हैं, स्कोरिंग होता है, इसके बाद छांटते हैं, फिर रिमूविंग बर्ड ये होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी जानवर जब किसी पाला जाता है घर में, से कुत्ता हो या कोई भी, तो उसमें छोटे छोटे से कीड़े इस टाइप के हो जाते हैं, उनको निकालना जो है वो रिमूविंग बर्ड कहलाता है। फिर उसके बाद डाई करते हैं और फिर हम उसका धागा
बना लेते हैं। तो जो ऊन हमें लगता है कि बहुत आसानी से हमें मिल गई है, वास्तव में वो प्रक्रिया काफ़ी लंबी है और हम तक पहुँचते-पहुँचते उसको विभिन्न प्रोसेसों से गुज़रना होता है, तब हमें जाके ऊन प्राप्त हो जाती है बच्चों। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम भेड़ों से ऊन को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखते हैं कि जीत और हार दोनों आपकी सोच पर निर्भर होता है। बच्चों, हमारे माइंड में जब हम सोचते हैं कोई भी काम करने चलते हैं तो हम सोचते हैं पता नहीं ये काम हम कर पाएंगे नहीं। अगर हम मन में ये सोच लेते हैं कि जीत हमारी ही होनी है, तो हम उस काम को बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करना शुरू करते हैं और उसी तरीके के जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे दिमाग में बनने लगते हैं और हम काम को करने लगते हैं। और जब हम पहले से ही हतोत्साहित हो जाते हैं, मान लेते हैं कि अरे ये काम हम नहीं कर पाएंगे, तो हार्मोन्स बदल जाते हैं, यानी हम और हमको जो है उस काम को न करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जीत और हार दोनों ही हमारी सोच पर निर्भर है। तो इसलिए हमें क्या सोचना है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। तो हमें, अगर हमने मान लिया पहले से कि हम हार जाएंगे तो समझो फिर हार ही गए, और अगर ठान लिया कि जीत है तो निश्चित आपकी जीत होगी, क्योंकि एक चींटी चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ जाती है। उसी तरीके से अगर हम सोच लेते हैं कि जीत हमारी होनी है तो निश्चित ही जीत हमारी ही होगी। बच्चों, आपको ये लेसन समझ में आ गया हो और कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अच्छे से करने के लिए अब आपको आगे इसकी वर्कशीट भी मिलेगी। और अभी तो हमें और आगे पढ़ना है, अभी ये लेसन इनकम्प्लीट है तो इसको बहुत जल्दी पूरा करेंगे। थैंक यू बच्चों।